चलिए देखिए, एक्सरसाइज 4 है ये इतिहास का। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि आप रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसकी विरोध क्यों हुआ था इसका। तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट को एक्ट को अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्ति किया, जिसका अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता। ये समझ लो, ये पूरा तरह से इंडियन का वो छीनने का प्रयास किया गया स्वतंत्रता, कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे, कोई सबूत नहीं है, आप अपील नहीं कर सकते हैं, बचल कौची अब सब कुछ तो आप ही कर दिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। वास्तव में असहयोग आंदोलन को ही हम प्रथम जन आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रसार पूरे देश के गांव गांव तक फैला था। अभी तक जितना पहले आंदोलन हुआ था वो सब कोई उसमें भाग नहीं लेता था, लेकिन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा देश से हम एकदम भाग ले लिया। और ये एक आदमी का कमाल था, इनको हम लोग आज बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी। इसका प्रसार पूरे देश के गांव गांव तक फैला था। इसमें भाग लेने वाले आंदोलनकारी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अनेक आंदोलन चलाए, किंतु वे स्थानीय और कुछ ही लोगों के हित के लिए था। असहयोग आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के कार्यों में सहयोग नहीं करना था। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप वकील न्यायालयों का त्याग करने लगे, छात्र स्कूल छोड़ने लगे। इस प्रकार न्यायालयों के स्थान पर ग्राम पंचायत, सरकारी स्कूल के स्थान पर कांग्रेस स्कूल और विद्यापीठ की स्थापना की गई। बस काम क्या था उसमें कि हम आपका असहयोग करेंगे, हम आपका जो काम कर रहे हैं तो करेंगे ही नहीं, असहयोग। सविनय आंदोलन ऐसे ही था, एकदम बढ़िया से आपका अवज्ञा करेंगे हम। असहयोग क्या था कि आपका जो हम साथ दे रहे तो साथ ही नहीं देंगे। जिसे मान लीजिए कि आप लकड़ी टंगवा के हमको ले जा रहे थे, अब बीच में क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, अब मरिए गिर को ही में जता जाइए, मर जाइए, कोई फेर उसको नहीं है। तो ये जो था ना, पूरे गांव गांव के देश के पूरे गांव गांव तक फैल गया था। इसी चीज को क्या कहा गया, असहयोग आंदोलन। गांधी जी बहुत सारा आंदोलन इससे पहले चलाए थे, लेकिन हर आंदोलन सफल नहीं हुआ जैसा असहयोग आंदोलन सफल हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या हुआ। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। इस आंदोलन ने श्रमिक कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। इस आंदोलन के दौरान नए नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ, जो कि इसमें पूर्व आंदोलन में क्या था, अनुपस्थित था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बात किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम को पारित किया जाना इसी आंदोलन का मुख्य परिणाम था। बहुत सारा इसमें है, इसमें नए नए तरीकों का उपयोग हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन में। जो अंग्रेज लोग थे वो गांधी से बराबर बात किए, कांग्रेस से बराबर के आधार पर बात किए। इस आंदोलन ने आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। आर्थिक बहिष्कार का मतलब जो लोग पैसा कमाने का साधन बनाया था उस सब कुछ का बहिष्कार कर दिया गया। जैसे वो लोग नमक बेच रहा था, नमक कानून तोड़ दिया गया। जेल में कैदी लोग थे वो सब बहुत सारा बहिष्कार कर दिया था, मतलब वकील वगैरह सब कुछ छोड़ देते थे। तो ये जो था एक बहुत बड़ा परिणाम हुआ इसका। और 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। तो किसका कारण था, असहयोग आंदोलन का कारण था। समझ में आ जाएगा।
बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। प्रश्न है अगला, बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दयनीय का मतलब समझते हैं आप लोग, दुर्दशा था। यहां नीलहे गोरों द्वारा तीन कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जो सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि पर होती थी। वो खेती भी होता था तो बढ़िया उपजाऊ भूमि पर। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। वो खेती करना ही नहीं चाहता था किसान सब। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज की एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें बेचने के लिए बाध्य करते थे। वो खेती करता भी था ना, तो जबरदस्ती लोग उससे कहता है कि नहीं इतने पर ही बेचो हमको। मतलब आप ही का बात हुआ कि खेती हुआ, आप ही का मूल्य भी है। यह राशि बहुत कम होती थी। इसके अलावा उन्हें लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इन अत्याचारों से त्रस्त एक किसान राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इस पर और ध्यान आकृष्ट किया और महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए विवश किया। इसके बाद गांधी जी ने किसानों को संगठित कर एक आंदोलन चलाया, जिसे किसान आंदोलन कहा जाता। इसके आंसर लिखना बहुत ही आसान है, क्या कि बस किसान नील का उत्पादन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उससे भूमि की उर्वरता क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए बाधित किया किसानों को और 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था कर दिया, और उन्हें उचित दाम भी नहीं देते थे। इसी के कारण एक किसान ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इस बात को उठाया कि देखिए ये भी गड़बड़ हो रहा है। और उसके बाद गांधी जी आए और एक आंदोलन किए, जिसे कौन सा आंदोलन कहा जाता है, किसान आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेश में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं था। अतः 1920 के दशक में तुर्की के प्रति भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा। हुआ क्या है कि जब ब्रिटेन के खिलाफ जो तुर्की हार गया, तो वहां के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। जो साम्राज्य था तुर्की का, उसे विघटित कर दिया गया। और तुर्की के सुल्तान को, जो वहां का सुल्तान था, जो खलीफा था, उस शेष प्रदेशों में भी उस सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। बोला कि इतना ही नहीं, तू कहीं का राजा नहीं है, अब खत्म। अब ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था वहां का, वो पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था, कहीं के भी मुसलमान हो। अब उसके खिलाफ तो बाकी दुखी होगा ना ये आदमी थोड़ा सा, तो उसके कारण यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। जब दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया, तो अतः 1920 के प्रारंभ में तुर्की के प्रति भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य किया। अब यहाँ पर तो ब्रिटेन वाला था अंग्रेजवा, तो यहाँ का मुसलमान बोला कि नहीं ये गलत नीति है। उसी को कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? चलो बताओ, गांधी इरविन पैक्ट क्या था? अरे गांधी और इरविनवा में कुछ को समझौता हुआ था। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होने के बाद। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफलता ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। वो जबरदस्त आंदोलन था वो हो। देखो 2-3 गो आंदोलन नहीं जबरदस्त हुआ। एगो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अब साफा कहा गया कि देखिए भैया, सभी असहयोग में क्या किया गया कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन बतीबे किए थे, हाथ जोड़ के कहेंगे कि हम आपका काम नहीं करेंगे। और भारत छोड़ो में अब छोड़ो, सीधे निकलो ही चले, अब आंदोलन नहीं छिड़ गए है ही, भागो हटो ही जैसे। अब
हाँ क्या कह रहे, भारत छोड़ो, क्या कह रहे, भारत छोड़ो, नामे था ओकर भारत छोड़ो, भागो जैसे। अब ये हिला कर रख दिया अब अंग्रेजों को। ब्रिटिश सरकार ने 5 मार्च 1931 को समझौता का प्रस्ताव प्रस्ताव दिया। यह रिविनवा था कि गांधी जी से मिल भी नहीं रहा था, ये अपने से बुलाया कि गांधी जी आइए, जो कहना है कहिए, जिसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता किसके बीच हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ। गांधी जी ने सविनय आंदोलन को स्थगित करने का वादा किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। अब यह बोल के कि ठीक है हम इसको रोक देंगे, रोक देते हैं या चले गए कि जाते ही हम अभी ब्रिटेन। इसमें इरविन ने कुछ मांग को भी स्वीकार किया, कुछ मांगा, लेकिन जैसे ही गांधी जी आए थे सब कुछ खत्म कर दिया गया था। मतलब अंग्रेजवा पीठ पीछे बदल जाता था, मुंह पे बात कुछ और करेगा और बाद में कहेगा कि ना हम तो कुछ किए भी नहीं किए हैं। जैसे छोटका छोटका लइकवा होता होगा, चाहे तू लोग होता होगा, कभी कभी घरे कुछ तोड़ फोड़ के कहता होगा हाँ हम तो देखो ना कि लहनी कॉम्प टूट जाता है। हाँ तो कहेगा ना कि हम तो देखबो ना कि लहनी की का ये सन कॉपो रहेगा हमनी घरे, आ तोड़ा उहे है। हुआ ऐसा कभी, साइकिल उकिल तोड़ के छोड़ देता है आदमी, चुपचाप रख देता है, हैं? अब फिर कहता है हम तो नहीं जाना था, छुप के देखता भी है कि उठावता पहले। देखो बिहार में नीलहों द्वारा नील की खेती करने के लिए चंपारण सत्याग्रह याद है, अरे किसान आंदोलन, तो गांधी जी कहां पहुंचे थे, चंपारण। चंपारण में एगो आंदोलन किया जिसे कौन सा आंदोलन कहा गया, चंपारण सत्याग्रह। देखो आंदोलन को कहा जाएगा किसान आंदोलन और फिर उसी को कहा गया चंपारण सत्याग्रह। बिहार में नीलहों द्वारा नील की खेती करने के लिए, नीलहों किसको कहा जा रहा है, अंग्रेजवा कोनो कोनो था ना बैंड बाजा वाला ड्रेस ना पहन करके उजर उजर ड्रेस पहनता था। अच्छा तुम लोगों में कभी नील दिए हो कपड़ा पे, अभी भी चलता है, नील दिया जाता था उजला कपड़ा पे। वो कहीं शादी विवाह बारात वारात में जाने के लिए 8 दिन पहले ही कहा जाता कि कपड़ा वपड़ा खींच के नील दे दी हो, तो वो होता था। नील का खेती करवाता। नील कौची है, कोनो खाने वाला चीज नहीं है, नील नहीं जानते हो, कपड़े रंगने वाला होता है वो। अब बोलोगे कि नील गाहे दिया जाता है, अच्छा नीलिया लगता है कि नहीं लगता है, दही में लग जाता है, थोड़ा मोड़ा लगता भी है वो। कौन को खराब का खरीदोगे तो देखो नूर का नील कुछ आता था, उजाला। अब तो चुप रहो। अब जिसके तहत प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि का कितने हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, 3/20। किसान इसे करना नहीं चाहते थे क्योंकि इसे खेत अनउपजाऊ हो जाता था। गांधी जी ने 1917 में इस व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह किया जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। गांधी जी के आगमन एवं प्रयास से अव्यवस्था क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, गांधी जी देखो चले गए अहमदाबाद, चले गए बिहार चले आए, जगह जगह चले जाते थे, उनके घर वाले उनको डांटता होगा कि नहीं डांटता होगा, अयो कौन जा रहे हैं कमाने के लिए नहीं, आंदोलन करने के लिए। आंदोलन में डंडा पड़ता होगा, जेल में डाला होता, अगर जब कहता होगा वो गांधी जी आए हैं छोड़ देना इसको, कुछ मत करना, और मारता होगा इसको, गर्म पानी छीट छीट के पीटता होगा, गर्म पानी छीट के नीमक डाल डाल के। अच्छा तुम लोग कहना तो खाली कि देखिए हो जा झगड़ा हुआ है जा रहे हैं हम आंदोलन करने, वो घरवा पहले कूटेंगे लोग पहले हैं, वो लोग तो पता नहीं कूटेगा कि नहीं कूटेगा, घरवा पहले खूब कूटेंगे लोग कि कोची होता है तो कहेगा। अच्छा गांधी जी जाते होंगे तो इनके उनके लड़कों ना डरता होगा इनको, जाके झगड़ा करके जेल में चल जाते, छुड़ावे के जाते होंगे। देखो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना क्यों हुई, 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी
के कारण मजदूरों को शहर छोड़ करके जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की, जो महामारी खत्म होने पर क्या कर दी गई। बड़ा तेज था ये सब। जब देखा कि महामारी फैल गया, मिल का मजदूर भागने लगा, तो ये लोग वेतन बढ़ा दिया। और जनिए महामारी खत्म हुआ तो ये वेतन क्या कर दिया गया, नीचे कर दिया गया। मजदूर असंतुष्ट थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उनकी उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती भी उनके लिए कष्टदायक थी। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और पुनः बोनस बहाल करवाया। बाद में मिल मजदूरों के साथ खेतीहर मजदूरों का कांग्रेसी कार्यक्रमों में भाग लेने तथा उनके समर्थन से 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया। यह स्पेशल मजदूरों के लिए एक यूनियन बनाया गया जिसे कहा गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? अच्छा एक बात बताओ, गांधी जी पैदल चल के गए थे साबरमती से लेकर के दांडी तक। अब ये जरूरत का था, गाड़ी उड़ी से जाते, मोटरसाइकिल से, अच्छा को नमक कानून तोड़ देते, पैदल कहे जा रहे थे। हाँ कि जनाए 10 लोगों को, नहीं तो आराम से जाते साइकिल उकिल चला के कुछ तो होगा, ट्रेन पकड़ के जाके तोड़ देते। लेकिन तोड़ते तो उनको दहियों मार के तोड़ देता सब। 78 को किसान चले थे, पहुंचते पहुंचते वो 300-350 हो गया था सब। अब सोचो 300-350 आदमी अगर रोड पे चलेगा तो आदमी देखने में लग जाएंगे ना, कहाँ जा रहा है भेड़ी जी। तो नमक का कानून तोड़ने गांधी जी आगे गए चल रहे थे, तो चलो हम चलता नहीं, और कहता ना निकम्मा बैठा रहता है। अरे वो चल नहीं देगा जी कितना। अभी तुम खाली इधर रोड पे खाली ऐसे घूमो, गोल गोल, खाली गोल गोल घूमो, 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे। 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे और तुम गोल गोल खाली से घूमो ना। 10 लोग खड़े हो गए तो और 10 को आएंगे देख के, अरे क्या हुआ हो, कोई को कुछ पता नहीं है। और गांव में मदारी दिखाने आता है, आता है जी, इधर आता है मदारी दिख रहे हैं। हम जब तक यहाँ पे हैं तब तक इको नहीं आया है। वो हम लोग का गांव नहीं, ये शहर है। तो गांव में आता है मदारी दिखाने, वो एगो ढोलक लेके आता है, वो डमरू डमरू, जैसे ही यहीं से बजाया तो लड़का जान गया कि मदारी वाला आया। अब वो स्कूल में नहीं, अब मदारी वाले जगह पे पाया। अब लड़कन को खोजने जाओ तो स्कूल में नहीं मिलता है, वो स्कूलों में से भाग गया था कसम। हम चलो नहीं मदारी देखे, बोले कल पिटाई दुबाती, लेकिन भाग जाता है। तो वह कमवा था उनका कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को उल्लंघन करना था। जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ दिया तब पूरे देश में नमक कानून तोड़ने की क्या हो गया, सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। जानते हो क्या होता है, अब गांधी जी के अलावा और कोई तोड़ देता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, फिर वह बतिया होता। लेकिन बड़े बुजुर्ग अगर कोनो काम आगवा कर देते हैं तो पीछे वाला लड़कों के करने में डर, चल चल, क्योंकि पकड़ाएंगे शुरू में वही ना, पकड़ाएंगे शुरू में वही, तो वही था। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना उद्देश्य की विवेचना करें। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुआ था? ये खिसिया के स्थापना किया गया था स्वराज पार्टी का। किस तरह से खिसिया के? कांग्रेस से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कह रहे थे कि देखिए भैया कांग्रेस वाले, आप लोग जो अंग्रेजों की मीटिंग उटिंग हो रहा है ना, ओकरा में जा जाके कुछ प्रदर्शन कीजिए। तो ये लोग बोल रहे थे कि ना, काहे डांट रही है उसको जी, डांट रही है क्या जी? आए धमकाना ना रही है,
चलो देखो, कांग्रेस पार्टी से खिसिया गया ये लोग, खिसिया के एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का क्या करना था। हुआ क्या था देखो, असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से निराशा और क्षोभ प्रदर्शन 1922 में हुआ। गांधी जी शुरू किए, अब बंद कर दिए तुरंत। बंद क्या किए थे, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि रचनात्मक कार्यक्रम के साथ साथ कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यवसायिक सभाओं, सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध उत्पन्न करे। लेकिन इस प्रश्न पर एक प्रस्ताव लाया गया, परंतु वह पारित नहीं हो पाया। उन लोग बोला कि नहीं, ये सही नहीं है। तो इस सब खिसिया के कांग्रेस पद से त्याग दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया। बोला कि ठीक है, तुम लोग मत करो, हम लोग नया पार्टी बना के कमाओ करेंगे। यही तो होता है। तो इस तरह से इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था, बस अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का क्या करना था, अंत करना था। अगला, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। मजदूरों को आंदोलन को दबाने के लिए 31 मजदूर नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें मेरठ ले जाया गया। मेरठ में ही उन्हें पर 4 वर्षों तक मुकदमे की सुनवाई होती रही। यह अंग्रेजों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था जिसे मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। मेरठ षड्यंत्र की पूरी तरह से मजदूरों के आंदोलन से संबंधित है। यह पूरा तरह से मजदूर के आंदोलन से संबंधित था। इसमें कुआ किया गया कि 31 मजदूर नेताओं को ले जाया गया, गिरफ्तार किया गया, फिर सजा दे दिया गया। एक षड्यंत्र चल रहा था उन लोग को मुआने का बस। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। उड़ीसा के खोंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांवों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसके नेता जतरा भगत थे। उन्होंने अपने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने इस आंदोलन में विशेष बल दिया। तो वो खोंड में जो विद्रोह हुआ था उसके मेन नेता कौन थे, जतरा भगत। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों किया, मतलब स्थगित क्यों किया। तो महात्मा गांधी जब आंदोलन शुरू कर रहे थे तो यह पहला जन आंदोलन था। गांधी जी यह आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। वो बोले थे कि सत्य पर रहेंगे हम लोग और अहिंसा। गांधी जी हमेशा कहते हैं कि हिंसा बहुत खराब है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इस आंदोलन को समाज का यह हर वर्ग समर्थन दे रहा था। खैर एक बात बता दो, खाली गांधी जी के अहिंसा से खत्म हो जाएगा अगर आप हिंसा नहीं कीजिएगा। मान लीजिए मिस्त्री ईंटा जोड़ रहा है, बड़ी बढ़िया है, हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं ईंटवा नहीं हटता है तो क्या करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तो हिंसा कहलाएगा वो। सब्जी लाइए आप, तो सब्जी उगाइए, बड़ा बढ़िया है, काटते होंगे तो हिंसा ही ना कहलाएगा वो। नहीं बुझाया, दोनों के मेल से चल सकता है। नहीं बुझाया, भगवान जी जीभ भी दिए हैं तो दांत भी दिए हैं मुंह में। जीभ मुलायम है, बोलता बड़ा बढ़िया से, दांत काटने के लिए दिए ना, कुछ कूचा जाएगा इससे। तो वैसे ही है ये जीभ, जब दांत भी आता होगा तो समझ में आता होगा। कटा जाता है खाते खाते, कभी नहीं खाना खाते, पाव रोटी खाओगे तो होगा, पाव रोटी खाता। हाँ, किस पर आधारित है ये, सत्य और अहिंसा। इस आंदोलन को समाज का हर वर्ग समर्थन दे रहा था। लेकिन हुआ क्या, 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला के मुआ दिया। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए क्योंकि असहयोग आंदोलन पूरी तरह से क्या था, अहिंसक था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। बोला कि ये लोग गलत समझ रहा है, ये लोग, हम बोले थे कि किसी को मारना पीटना असहयोग करना है, न कि हम भस्म कर देना है जला जला के। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं। तो रॉलेट एक्ट
और पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन भारतीय लोग एकत्रित होकर सभा की कार्रवाई के बीच में ही सभा कर रहे थे। सभा की कार्रवाई के बीच में सैनिक कमांडर जनरल डायर बिना सूचना के पहुंच गया, द्वार बंद करके निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस कांड में 367 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 1200 लोग घायल हो गए। यही तो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। नमक सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखे। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ। नमक के ना कानून तोड़े थे वो। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना। 12 मार्च 1930 को 78 विश्वासी सहयोगियों के साथ चलकर गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद, सोचो 12 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को पहुंचे थे, के बाद दांडी पहुंचे और वहां समुद्र की पानी से नमक बना करके शांतिपूर्ण ढंग से नमक कानून को क्या कर दिया, भंग कर दिया। इसी को कहा जाएगा नमक कानून। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? एक बात समझ लो, एक्सरसाइज 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हिस्ट्री के लिए, और ज्योग्राफी के लिए बिहार के बारे में पूरा पढ़ना है तो उसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज 4 से ढेर सारा प्रश्न आता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। इस संगठन के पूर्व आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग में निहित था, जो आगे चल करके अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति इसे प्राप्त होने लगी। इसी समय लॉर्ड लीटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम तथा इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। सरकार को मजबूर होकर प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। उस समय कोई भी भारतीय संगठन नहीं था, फिर भी इस जीत ने राष्ट्रवादियों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहन किया। इस प्रकार 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना की। कांग्रेस शब्द उत्तर अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का स्थापना कहे हुआ था, वो बहुत सारा ये सब कानून लाया था, जैसे प्रेस एक्ट लाया, रेंट बिल लाया, वो शस्त्र अधिनियम ला दिया। तो ये सब को प्रभावित करने के बाद ये सब वापस चला गया। ये जितना भी ये सब बिल लाया था ये सब क्या हो गया, वापस। तो नहीं सोचता आदमी कि अरे वाह ये तो मान रहा है बतिया हम लोगों का। ये लोग सोचो कि ये लोग बतिया मन में नहीं करता अंग्रेज शुरू में, और कुछ आप कहते रहते, यही कहता कि ठीक है हम नहीं वापस नहीं लेंगे कुछ, तो दिक्कत हो जाता है। ये लोग वापस ले लिया, तो भारत वालों ने सोचा कि ये लोग तो बतिया हमारा मान ये रहा है, तो ऐसा करते हैं कि एक हम लोग संगठन बनाते हैं। संगठन रहेगा तो सब लोग एकत्र होकर सब लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि एक हैं तो सेफ है, मतलब एक जैसा जुट करके रहेंगे तो ज्यादा दल ताकत मिलेगा। तो इसी को कहने के लिए, प्रोत्साहन के लिए पार्टी बनाया गया। 28 दिसंबर 1800 कांग्रेस जो पार्टी आज जो राहुल गांधी जिसका नेतृत्व करते हैं, वो आज का पार्टी नहीं है, 28 दिसंबर 1885 का पार्टी है, आजादी से बहुत साल पहले। और इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। इस तरह से स्थापना हुआ, समझ में जाएगा। दूसरा उद्देश्य क्या था? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित से जुड़े संगठन के बीच एकता स्थापित करना, देशवासियों के बीच मित्रता सद्भावना का संबंध स्थापित करना, धर्म वंश जाति प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना, राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना,
महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उसके संबंध में प्रमाण का लेखा तैयार करना, प्रार्थना पत्रों तथा समाचार पत्रों द्वारा वायसराय एवं उसकी काउंसिल ने से सुधार हेतु प्रयास करना। इसका ये सब काम क्या था कि जितना भी सामाजिक कार्य है एक पार्टी के माध्यम से होगा, ताकि जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा किसका सरकार है, तो आदमी कहता है ना बीजेपी का, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया। आदमी एक आदमी को नहीं कहता है, जैसे ही बीजेपी ने नहीं किया तो इसका मतलब जितना उसमें का जीता है वो सब पे जा रहा है। जैसे कोई कहे ना कि इस परिवार के लोग ही खराब है, तो सबको कह दिया गया ना, तो वैसे ही हुआ इसमें। इसका ये सब उद्देश्य था। प्रथम विश्व युद्ध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। मतलब क्या है, एक बात बताओ, प्रथम विश्व युद्ध में ही गड़बड़ हो गया था क्या? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक ऐसा महायुद्ध था जिसमें दो गुट थे, एक गुट में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। देखो प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया एक ऐसा महायुद्ध था, एक गुट में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका थे और दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली थे। ये सातों देश साम्राज्यवादी थे और अपने अपने उपनिवेशों का विस्तार के साथ वहां से कच्चा माल प्राप्त कर वहीं पर बेचने के लिए बढ़ाना चाहते थे। इस युद्ध का आरंभ भारत के अंतर संबंध यह था कि यह भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, यहां से वह कच्चा माल ले जाता था और तैयार माल यहीं पर बेचा करता था। इसी कारण भारत का उद्योग समाप्त हो गया, कारीगरों को मजदूर बन जाना पड़ता था। अतः भारत ब्रिटेन की हार देखना चाहता था। इस डर को मिटाने के लिए युद्ध की अवधि के लगभग बीच में 1916 में ब्रिटेन ने एक झूठी घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य यहां क्रमशः जिम्मेदार सरकार की स्थापना करनी है। तब तक भारत में राष्ट्रवाद पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। भारतीय कांग्रेस में मतलब हुआ क्या कि यहां पे चाहता था भारत की ब्रिटेन हार जाए। तनिए ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेजियों ने एक चाल खेला। क्या चाल खेला कि इन्होंने झूठी घोषणा किया कि यहां पर वो लोग सच्चे सरकार का, जिम्मेदार सरकार का स्थापना करना चाहता है। अब क्या हुआ, तब तक भारत में राष्ट्रवाद थोड़ा सा फैल चुका था। कांग्रेस में तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का प्रवेश हो चुका था। युद्ध में पूरी तरह से ब्रिटेन का साथ देने का आह्वान किया। बोला कि ठीक है, वो बोला कि युद्ध जीत जाइए आप। वो लोग बोला कि हम जब जीत जाएंगे तो पूरा तरह से यहाँ पे स्वतंत्रता दे देंगे हम लोग, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। युद्ध की समाप्ति के बाद फिरंगियों ने रंग बदल लिया और भारत के कुछ भी सुविधा देने के लिए क्या कर दिया ये लोग, युद्ध जब खत्म हो गया तो ये लोग क्या कर लिया, रंग बदल लिया। तब तक भारत में गांधी जी का पदार्पण हो चुका था। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाना आरंभ किया। अंततः को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन कमजोर पड़ चुका था तो उसे भारत को आजादी देकर के अपने देश लौट जाना पड़ा। वो लोग वादा से मुकर गया कि नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। और इसी से तब तक भारत में पूरा परिपक्व हो चुका था। अब और भी विश्वास टूट गया ना कि देखो ना ये लोग क्या कहा था, क्या कर दिया। तब तक ये सब बहुत ज्यादा आंदोलन चला और फिर भारत को जाना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध एक निर्णायक पॉइंट था वहां पे कि चलो एक बार साथ देके देख तो लिए कि लोग हमारे साथ कभी भी नहीं आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या क्या था, ऐसे कारण हम जब डिटेल्स बता रहे थे उसमें समझाए होंगे।
कि असहयोग आंदोलन को समाप्त किए हुए 1 दशक हो चुके थे। भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच स्थिरता की स्थिति आ गई थी, परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने मृत प्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक स्तर काफी विस्तृत था और इसके निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे? देखो, पहला कारण था साइमन कमीशन। पहला कारण था आपका साइमन कमीशन। क्या कारण था इसका साइमन कमीशन का? इसका साइमन कमीशन का कारण क्या था? 1919 का एक्ट पारित करते समय, रॉलेट एक्ट पारित करते समय सरकार ने यह घोषणा की कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इसकी समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व 1927 में ही कांग्रेस ने साइमन कमीशन भेज दिया। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, किंतु सभी अंग्रेज, उनमें एक भी भारतीय नहीं था। भारत में साइमन के विरुद्ध त्वरित और तीव्र प्रतिक्रिया हुई। 1919 में जब रॉलेट एक्ट लोग पारित कर रहा था तब बोला था कि 10 वर्ष में हम लोग इसका समीक्षा फिर से करेंगे, लेकिन 10 वर्ष तो 1929 में होता। और ये लोग क्या किया, 1927 में ही एक कमीशन भेज दिया जिसको क्या कहा जाता है, साइमन कमीशन। और सबसे खराब बात यह था कि उसमें 7 सदस्य था और 7 का 7 अंग्रेज था। दूसरा था नेहरू रिपोर्ट। जब यहाँ पे बात चल रहा था कि आप हम लोगों को छोड़ दीजिए, आजादी दे दीजिए, तो वो लोग बोला कि ठीक है, आप लोग एक ऐसा रिपोर्ट दे दीजिए हम लोगों को जो सब लोग माने। तो वही बात है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड बिक्रन हेड ने भारतीयों को एक ऐसा संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों सभी गुटों को मान्य हो। और इस चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में एक रिपोर्ट निकाला जिसमें ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की गई। इसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट को भारतीय सचिव द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। कहा कि आप लोग बताइए कि हम लोग, आप ही लोग कोई संविधान लिख के दो। तो ये लोग बोला कि ठीक है, ये बात आप हमारा मान लीजिए, लेकिन वो भी बतिया पर मुकर गया कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हम बोलेंगे, ये हम काम ये सब नहीं कर सकते हैं। डबल गड़बड़ हो गया। अगला था दिक्कत विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। आर्थिक मंदी क्या था? 1929 से 30 के बीच आर्थिक मंदी का प्रभाव। 1929 से 30 ईस्वी की आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, भारत का निर्यात बहुत कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने यहां से धन ले जाना बंद नहीं किया। अनेक कारखाने बंद हो गए, पूंजीपतियों की स्थिति खराब हो गई। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था। बहुत दयनीय स्थिति आ गया था, अंग्रेज यहां से धन ले जाना बंद नहीं कर रहे थे, बहुत सारा धंधा बंद हो गया, पूंजीपति बर्बाद हो गए। तब एक बोल रहा था कि नहीं, एक आंदोलन जब जरूरी है। समाजवाद का प्रभाव। समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु एक आंदोलन की आवश्यकता थी। क्रांतिकारण आंदोलन का उभार। इस समय मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस ने देश के नवयुवकों में सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया और भारत की स्थिति विस्फोटक हो गई थी। उस समय एकदम समझ लो कि सब कोई खिसिया हुआ था अंग्रेजों से कि कर क्या रहा है ये लोग। अगला दिक्कत था पूर्ण स्वराज की मांग। गांधी ये दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने क्या फहराया? तिरंगा और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की क्या कर दी गई? उसी समय घोषणा कर दी गई। और गांधी का समझौतावादी रुख इतना होने के बावजूद भी लगता गांधी जी ना वो राम को बड़ी ज्यादा मानते थे, क्योंकि राम भी अहिंसक थे। वो तो हिंसा जबरदस्ती करना पड़ा, उनको करवाया गया। गांधी जैसे राम बार बार रावण को समझा रहे थे कि देख रावण, मान जो बात हमार,
नहीं तो तोर कुल सही तो तोर नाश कर देंगे हम। लेकिन क्या कर रहे हैं, हम सुन में नहीं करेंगे। गांधी जी भी एक अंगद जैसा भेजे एक सेना को, 11 सूत्रीय मांग किए कि जाओ अंगद लेके जाओ, इन अंग्रेजों का हम सर्वनाश कर देंगे ना गया ईमाना बतिया तो। लेकिन वो क्या कहा, वो तो स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही, किंतु इरविन मांग को मानना तो दूर, गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। बाध्य होकर अपने सविनय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी यात्रा से कर दिया। वही बतिया था, मौन मानना तो अलग बात था ना, वो बोला कि हम ओकरा से मिलबो ना करेंगे, हम कौन है वो बाकी। ये सब दिक्कत था। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम क्या था, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला शांतिपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में हुई, जिसके मुख्यतः 3 कारण थे। खिलाफत आंदोलन में सहयोग देकर मुसलमानों को भरोसा दिलवाना, पंजाब के जालियांवाला बाग की सरकार की बर्बर कार्रवाइयों का विरुद्ध न्याय पाना और स्वराज की प्राप्ति। 3 गो कारण था। क्या हुआ इसका, असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। असहयोग आंदोलन में जनता का अपार सहयोग मिला। देश की शिक्षण संस्थाएं छात्रों के त्याग के कारण बंद हो गई। इस आंदोलन के दौरान शिक्षा के नए नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां क्या कर दी, छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान दोनों एक होकर भाग लिया। इस आंदोलन से न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्याय का क्या हुआ, निवारण हुआ, लेकिन कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। न कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक विश्वास जगा कि नहीं नहीं नहीं, ये बाकी चीज को सही किया जा सकता है। कांग्रेस के प्रति सबका एक विश्वास जग गया कि नहीं, ये लोग अच्छा आदमी है। भारत में हुए मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। 19वीं शताब्दी के आरंभ होते ही मजदूर वर्ग के विकास के साथ राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों में एक नई प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ। अब इसने मजदूर वर्ग के हितों की शक्तिशाली पूंजीपतियों से रक्षा के लिए कानून बनाने की बात शुरू कर दी। 1903 ईस्वी के बाद सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूर यूनियन के गठन की वकालत की। स्वदेशी आंदोलन को प्रभाव भी मजदूर आंदोलन पर पड़ा। यद्यपि इसका मुख्य प्रभाव बंगाल था, परंतु इसके संदेश पूरे भारत में फैल रहे थे। क्या क्या आंदोलन था देखो, अहमदाबाद को तो जानते ही थे, प्लेग का हुआ था। तो गांधी जी क्या कर गए, गांधी जी वहां पे गए और जाकर के मिल मालिकों ने वेतन बढ़ा दिया, बोनस वगैरह बढ़ा दिया, और फिर गांधी जी वहां पे वो लोग वापस ले लिया, वो सब दे नहीं रहा था। तो मिल मालिकों से मिल करके ये सब क्या किया कि 50% की जगह कितना परसेंट बोनस दिलवाए, मजदूरी में बढ़ोतरी करवा दे 35%, और भूख हड़ताल रहने की बात भी कही। अंततः मिल मालिकों ने गांधी जी के प्रस्ताव को क्या किया, माना। तो ये सब था आपका मजदूर आंदोलन। इसके बाद एक और घटना घटा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संघ घटनाओं जैसे सोवियत संघ की स्थापना जैसी घटनाओं से भारतीय श्रमिक वर्ग में एक नई चेतना का प्रसार हुआ। 31 अक्टूबर 1920 को एटक की स्थापना की गई। 1920 के पश्चात साम्यवादी आंदोलन के उत्थान के फलस्वरूप मजदूर संघ आंदोलनों में कुछ क्रांतिकारी और सैनिक भावना आ गई। 1928 में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बंबई टेक्सटाइल मिल में 6 माह की लंबी हड़ताल का आयोजन किया गया। उग्रवादी प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में मजदूर संघ आंदोलन की बढ़ती क्रियाशीलता के कारण सरकार चिंतित हो गई कि इन आंदोलनों को रोक लगाने के लिए वैधानिक कानूनों का सहारा लेने का प्रयास किया गया। इस संबंध में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 तथा नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 1929 बनाया। ये कुछ कुछ काम था जो मजदूरों के लिए किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में
गांधी जी की भूमिका की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण योगदान है। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का अग्रणी भूमिका रही। पहला क्या रहा? गांधी जी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया, जो अंततः सफल रहा। अच्छा, गांधी जी इतना सफल भारतीय राजनीति में और अंग्रेजों को भगाने में इतना सफल क्यों रहे? क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे, गंवार नहीं थे। पढ़ा लिखा आदमी तर्क से जवाब देता है, ऐसा ही कुछ नहीं। यानी कि इनको करना आंदोलन था तो पढ़ने का क्या जरूरत था? अरे आंदोलन करने के लिए पढ़ने की जरूरत पड़ता है। वो पढ़े लिखे थे, जानते थे कानूनी दांव पेच कैसे खेलना है। अगर बल से होता ना तो रावण राजा बनता, सॉरी कुंभकर्ण राजा बनता, क्योंकि कुंभकर्ण के पास बल बहुत था। लेकिन राजा कौन बना? रावण बना। रावण को तो मुट्ठी में पकड़ के मसल देता, खत्म हो जाता वो। तो ऐसा कुछ था। चंपारण के खेड़ा में कांग्रेस आंदोलन, कृषक आंदोलन, बाद में अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। कि जहां तहीं जाते थे इसीलिए कि हमारे को लोग थोड़ा सा माने कि नहीं गांधी जी आएंगे तो सही कर देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस होम रूल की, मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। 1919 ईस्वी में 1947 ईस्वी तक, स्वतंत्रता प्राप्ति तक गांधी जी भारतीय राजनीति पर इस प्रकार छाए रहे कि बहुत से इतिहासकारों ने इस युग को गांधी युग का नाम दिया। किस युग का नाम दिया? गांधी युग का नाम दिया। मतलब हर जगह छाए रही है। गांधी युग के प्रभाव क्या है? महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, जिसमें नारी, पुरुष, अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े सभी लोग क्या कर गए? उसमें जुड़ गए। गांधी जी के नेतृत्व में जनता ने अपनी एकता शक्ति को पहचाना। गांधी जी ने ही साधारण जनता में नए उत्साह का संचार किया, उनमें आत्मबल पैदा किया। लोगों ने उनके नेतृत्व में रहकर कुर्बानी और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा और अपने देश को स्वतंत्र कराने में सफलता अर्जित की। अहिंसा की नीति अपनाकर गांधी जी ने शांतिपूर्ण ढंग से शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। राष्ट्रीय जन आंदोलन में सहयोग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, बहिष्कार, देशी आंदोलनों आदि शांतिपूर्ण हथियारों का प्रयोग किया। अंत में गांधी जी के इन महत्वपूर्ण कार्यों और आंदोलनों जैसे 1920-21 में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रयोग कर अंततः 15 अगस्त 1947 में देश को आजाद कराने में क्या रहे? सफल रहे। गांधी जी क्या किए ना कि जो छोटा मोटा आंदोलन तो उसको जन आंदोलन बना दिया। बोला कि देखो तुम ही लोगों के काम कर रहे हैं हम, तो तू लोग साथ ना दोगे तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो ये सब करके इन्होंने तरह तरह के आंदोलन, 3 गो आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण था। 1920-21 में असहयोग आंदोलन, इसके बाद में 1930 में सविनय हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब था? 1942 में। इस तरह से गांधी जी पूरा तरह से छाए रहे। ठीक है, इस पाठ में इतना ही क्वेश्चन था।